मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। इसके पहले हमने क्रिया और काल कंप्लीट करा दिया है। हमें यकीन है कि आप लोगों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने बाद में आपको शब्द भंडार भेजा था। बेटा शब्द भंडार मैंने जितना भी करवाया है उसे आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं या हमने हिंदी मंजरी, महान व्यक्तित्व, संस्कृत और ग्रामर में मैंने जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो नहीं पढ़ाए हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। और जो 30% रिड्यूस हुए हैं उनकी बात ही, वो तो ऑलरेडी कटे हुए हैं। तो बेटा जो भी मैंने शब्द भंडार में कंप्लीट कराया है वो अपनी फेयर कॉपी में आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ना आसान रहे, ठीक है ना बेटा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संधि। संधि और समास। संधि और समास में आज सिर्फ हम पढ़ाएंगे पहले संधि। आज की डेट है 5। जैसा कि नाम है संधि, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जब दो राजा आपस में लड़ते थे और उनमें क्या हो जाती थी, संधि हो जाती थी। संधि मतलब मिल जाते थे। संधि का शाब्दिक अर्थ है, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। मेल, यहाँ पे मेल शब्द आता है। मेल का मतलब होता है ऐसे शब्द जो पास आके मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं संधि। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब दो वर्णों का परस्पर आपस में मेल होता है तो वहाँ संधि होता है। दो परस्पर वर्णों के मेल को या उनमें हुए विकार को, उत्पन्न हुए विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको आप कह सकते हैं दो वर्णों या ध्वनियों के आपस में जो मेल होते हैं उन्हें हम संधि कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अ एक वर्ण है, अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक है। अ प्लस अ इक्वल टू आ। हिमालय, हिमालय, हिमालय को अगर हम अलग अलग करते हैं, उसको हम दो टुकड़े में करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। इन दोनों को जोड़ के ही बना है हिमालय। बेटा ध्यान से देखिएगा, हिम, मौ, जब आप मौ शब्द बोलते हैं तो इसमें किस चीज का उच्चारण हो रहा है, मौ में अ का उच्चारण हो रहा है। किसका उच्चारण हो रहा है बेटा, अ निकल रहा है। आप बोल के देखिए, खुद बोल के देखिए, हिम, लास्ट में जो वर्ड का उच्चारण हो रहा है, जो वर्ण निकल रहा है वो अ है, प्लस क्या है, आ है, ठीक है, आलय। जब इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के तीसरा वर्ड क्या बनेगा बेटा, यहाँ आ ही होगा। क्या होगा, आ। इसके साथ अ के साथ एक रूल है, संधि में एक नियम होता है बेटा, पहले उस नियम को समझ लीजिए। जैसे आपने मैथ पढ़ा होगा ना बेटा कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस होता है, ये तो रूल हो गया आपके मैथ का। देन माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है, राइट। फार्मूला आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा बेटा, पढ़ा है ना, ये होता है। ये फार्मूलाज आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा। इसी फार्मूला की तरह आपने जब संधि चैप्टर, जब आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें भी एक नियम लागू होता है। वो नियम है अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक है। आ प्लस आ इक्वल टू आ, अ प्लस आ इक्वल टू
आ। आ। अ के साथ अ मिला तो भी आ बना, आ के साथ आ मिला तो भी आ बना, अ के साथ आ मिला तो भी आ बना। ये नियम है हमेशा संधि का, यही नियम है, यही चीज ये जो है ये स्वर संधि में आते हैं। स्वर संधि का नियम होता है कि जब अपने ही समान स्वर मिलते हैं तो वही बड़े में परिवर्तित हो जाता है। यही चीज ई के साथ है, ई प्लस ई इक्वल टू बड़ी ई। ठीक है, जैसे अ के साथ अ, ऐसे ही अगर हम बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई ही बड़ी ई। ठीक है बेटा, सेम चीज इसमें, यही चीज ऊ के साथ भी लागू होता है। ठीक है, ये सिर्फ स्वर संधि में ही लागू होता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके आगे बताते हैं इसकी स्वर की डिफिनेशन और इसके और जितने पार्ट्स होते हैं वो। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया ना बेटा कि अ प्लस आ इक्वल टू आ होता है। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने आपको अभी ब्लैक बोर्ड पे समझाया है कि आ प्लस आ इक्वल टू आ, अ प्लस अ इक्वल टू आ। ठीक है, और आ प्लस आ इक्वल टू आ ही होगा। ये फार्मूला मैंने अभी आपको ब्लैक बोर्ड पे समझाया। ये क्या है, ये सब स्वर हैं। ठीक है बेटा, यही रूल ई के साथ भी लागू होती है और ऊ के साथ भी। ठीक है ना बेटा, दोनों के साथ यही लागू होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब ये क्या है, स्वर है, स्वर वर्णों के साथ जब स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो स्वर कहलाते हैं, स्वर संधि कहलाते हैं। पहले हम आपको ये फार्मूला बेटा आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो नियम है, चाहे ये आ के साथ हो, ई के साथ हो और ऊ के साथ हो, बेटा ये नियम जब याद रहेंगे तो आपको कोई भी संधि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, पहले हम इसको एक बार जो मैंने अभी आपको पढ़ाया पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए। पहला है संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। ठीक है, हिम प्लस आलय, हिमालय। अगर हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं तो बेटा देखिए, आप लोगों ने जब स्वर पढ़ा था, वर्ण विचार चैप्टर पढ़ा था ना बेटा, उसमें आपको पता है कि सभी स्वरों में, सभी व्यंजनों में स्वर इंक्लूड होता है। पता है ना बेटा, सभी व्यंजनों में स्वर इंक्लूड होता है। तो म में भी स्वर होगा। जब हमने इसमें हलंत लगा दिया, मतलब जब हिम म में हलंत लगाया, मतलब इस व्यंजन में से स्वर निकल गया, स्वर निकल गया। ठीक है, प्लस आलय, यही ना मैंने समझाया। तो जब अ यहाँ आ गया, हमने म में हलंत लगा दिया, प्लस आ इक्वल टू आ हो गया, क्योंकि आपने अभी ये फार्मूला इसके अकॉर्डिंग समझा है। ठीक है, यहाँ पे हिम प्लस आलय। आप एक बार डिफिनेशन फिर से देख लीजिए, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या बदलाव को संधि कहते हैं। ठीक है, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अब हम पढ़ते हैं कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। उसको यहाँ हमने अलग अलग था तो हमने इसे जोड़ दिया। ठीक है, ये हिम और आलय अलग अलग होता है। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर। इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो एक वर्ड बना हिमालय। अब दूसरा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि जब हम इस हिमालय को तोड़ देंगे तो ये इसका विच्छेद हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। जुड़े हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है बेटा, जैसे विद्यालय का हमने क्या किया, विद्या प्लस आलय। ठीक है, संधि के प्रकार। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। बेटा संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, आपको पता है ना बेटा, आप लोगों ने जब वर्णमाला पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि अ आ इ ई ये सब क्या है, स्वर है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। 11 स्वर होते हैं ना। तो स्वर संधि में जाहिर सी बात है कि इसमें अ आ इ
ई, यही सब आएंगे ना बेटा, क्योंकि यही सब स्वर है। स्वर संधि में ये आएंगे। स्वर संधि की डिफिनेशन और स्वर संधि को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्वर संधि को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वर संधि हम कहते किसे के हैं। स्वर संधि हम किसे कहते हैं बेटा? स्वर संधि का मतलब होता है कि जब दो स्वरों के मेल से उसमें जो परिवर्तन होता है, दो स्वरों के मेल से, जैसे अ प्लस आ, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। आप इसकी डिफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं, दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। मैंने अभी बताया ना, अ प्लस आ इक्वल टू आ, ठीक है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं, ठीक है ना बेटा। अब हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। जैसे अभी आप इसको विद्यालय हिमालय पढ़ा ना, ये सब स्वर संधि में आते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बेटा? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 कौन कौन से भेद होते हैं? पहला दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि, अयादि संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बेटा सबसे पहले हम आपको इसमें समझाते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सबसे पहले हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दीर्घ, जैसे आपने अब पढ़ा ना बेटा, अ आ ई उ ऊ, तो आपको पता है जो जल्दी बोले जाते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, और जो खींच के बोले जाते हैं, जैसे हम अ बोलने में कम समय लगता है। ये मैंने वर्ण विचार पढ़ाते समय आपको ये पूरा अच्छी तरह से डिफाइन किया था। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार आप फिर से वर्ण विचार चैप्टर निकाल के इसको पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा वीडियो। और जल्दी बोला जाता है इसलिए आपको पता है ना कि स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं ना बेटा। तो ये जो जल्दी बोले जाते हैं वो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात बहुत कम समय लगता है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर का दुगना समय लगता है। कितना समय लगता है बेटा? दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आ को भी बोलने में अ से ज्यादा टाइम लग रहा है ना बेटा, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर। ई जल्दी बोलते हैं, लेकिन बड़ी ई बोलने के लिए ई से दुगना समय लगता है, बड़ी। सेम कंडीशन ऊ के साथ भी है। तो आ, बड़ी ई और ऊ, ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों दीर्घ स्वर हैं। क्या है बेटा? दीर्घ स्वर। अब हम आपको बताते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। दीर्घ संधि यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर आ, ह्रस्व स्वर क्या? अ, अभी मैंने आपको बताया ना, अ, ई और उ, ये कौन से स्वर है बेटा? ह्रस्व स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, ठीक है। इसके बाद या, इसके बाद क्या आएंगे? दीर्घ आएंगे। दीर्घ मतलब आ, बड़ी ई, बड़ू ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। ये ह्रस्व और ये क्या हो गए? ये हो गए दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या है? उसी के समान स्वर आए, मतलब इसके या इसके बाद इसके जैसा ही स्वर आए। समझ में आ रहा है बेटा? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद इसके जैसा ही स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ अर्थात
दीर्घ मतलब बड़ा संधि, सवर्ण अपने जैसा वर्ण आए तो कौन सी संधि बनती है बेटा? तो दीर्घ संधि बनती है। कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि। मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला समझा दिया है। जो यहाँ पे हम आपको डिफिनेशन दे रहे हैं, डिफिनेशन मैंने अभी आपको समझाया ना, लिख के भी हम आपको बता दे रहे हैं बेटा। यदि ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ, दीर्घ दीर्घ का मतलब आ ई उ, ठीक है, के बाद समान स्वर आए, समान स्वर ही आए तो क्या बनता है? तो दोनों मिलकर सवर्ण, सवर्ण मतलब अपने समान वर्ण, सवर्ण दीर्घ अर्थात आ ई उ हो जाते हैं। समझ में आया बेटा? कहने का मतलब है कि अगर ह्रस्व के बाद दीर्घ आए या अ के बाद अ ही आए, ई के बाद ई ही आए तो क्या होगा? ये क्या होगा बेटा? दीर्घ संधि होगा। क्या होगा बच्चों? दीर्घ संधि होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे है मतानुसार, मतानुसार को हम क्या कर सकते हैं? मत प्लस अनुसार, ठीक है। हमने इसको क्या किया है? अलग अलग कर दिया है, मतलब विच्छेद कर दिया है। तो अब आप इसमें देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन में स्वर इंक्लूड होते हैं, तो में क्या है बेटा? अ है, और यहाँ हमने प्लस का निशान लगा दिया। यहाँ पे क्या है? अ। ये दोनों कौन से स्वर है बेटा? ह्रस्व स्वर है। कौन से स्वर है? ह्रस्व स्वर। तो इन दोनों को मिलने के बाद क्या होगा बच्चे? आ होगा। क्या होगा बेटा? आ होगा। तो मत प्लस अनुसार, तो यहाँ पे क्या बना? आ की मात्रा आ गया ना बेटा, तो क्या हो गया? मतानुसार। ह्रस्व के बाद ह्रस्व या आए या ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए तो क्या बनता है? दीर्घ स्वर ही बनता है। क्लियर हो गया बेटा? दीर्घ संधि समझ में आई? दीर्घ संधि क्लियर हो गया ना बेटा? दीर्घ संधि की डिफिनेशन, यदि ह्रस्व स्वर अ ई उ या दीर्घ स्वर के बाद समान स्वर ही आए तो दोनों मिलकर सवर्ण मतलब दीर्घ अपने समान वर्ण अर्थात आ ई उ हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये? अब हम अगला चलते हैं। अगला क्या हमने पढ़ाया? पहला तो हमने कहा दीर्घ संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई। दीर्घ संधि क्लियर हो गया ना बेटा? अब हम दूसरा बताते हैं, गुण संधि। दूसरा है बेटा गुण संधि। बेटा जो नियम आपको बताए जा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो स्वर संधि का नियम बताया है इसको याद रखिएगा। अगर आप ये रूल भूलते हैं तो प्रॉब्लम होगी आपको। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का नियम है बेटा कि जब अ या आ के साथ, किसके? अ या आ के बाद, इनके बाद क्या आता है? इनके बाद अ या आ के बाद अर्थात ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्या आए? ई या बड़ी ई आए। ध्यान रहे, अब अपने समान स्वर नहीं मिल रहे हैं। ह्रस्व स्वर में अपने समान स्वर मिल रहे थे, समान सवर्ण मिल रहे थे। इसमें ये दूसरा है और ये ई है। अ आ के बाद यदि ई आए तो ये दोनों मिलकर जस्ट लाइक दिस बेटा, अ प्लस ई या फिर आ प्लस ई या फिर आ प्लस बड़ी ई या आ प्लस छोटी। इसके बाद जो नया शब्द बनता है, इनको और इसको, आ प्लस ई के बाद बड़ी ई के बाद आ प्लस छोटी ई के बाद अ प्लस छोटी ई के बाद आ प्लस बड़ी ई के बाद, इसके बाद जब आता है तो क्या बनता है बेटा? ए बनता है। ठीक है, ए बनता है।
क्या बनता है? ए। एक नियम ये याद रखिएगा, क्या? आ प्लस ई के बाद अगर इन दोनों को जब जोड़ा जाता है आ प्लस ई को, तो क्या बनता है? ए बनता है। एक एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है, इसमें क्या बनेगा? सुर प्लस इंद्र, सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सुर र में अ है ना बेटा, प्लस इंद्र ई, मतलब ये दोनों मिलके क्या बने? ए बने। ए कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। क्लियर हुआ बेटा? सुरेंद्र में सुर प्लस इंद्र, र में अ है, ई का ई लिया गया, दोनों मिलके क्या बन गए? बन गया सुरेंद्र। ये तो हमने इसको बता दिया। ये क्लियर हो गया? अब आपके मन में आ रहा होगा कि ई के साथ भी एक आपको पता होना चाहिए। आ प्लस ई इक्वल टू ए। इसमें भी आप इसको समझ लीजिए, जैसे आ प्लस बड़ी ई है, हम इसको लिख सकते हैं जैसे लंका प्लस ईश। लंका मतलब जहां रावण रहता था, लंका। ईश मतलब ईश्वर, बराबर क्या हो जाएगा? ये लंकेश हो जाएगा। क्या होगा बेटा? लंकेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें लास्ट वर्ड क्या है बेटा? आ है। आ के साथ बड़ी ई मिली तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? अभी यहाँ पे जो बना था ए बनेगा, ठीक है। तो लंकेश, यहाँ से आ की मात्रा हट गई और यहाँ से बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन गए? ए की मात्रा बन गई। क्लियर हुआ बेटा? रूल हमेशा रूल होते हैं बेटा, चाहे वो मैथ में पढ़े जाएं या आपके संधि में, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्लियर हो गया? अभी तो मैंने सिर्फ एक बताया कि आ के साथ यदि छोटी ई या बड़ी ई मिलती है तो क्या बनता है बेटा? ए बनता है, ठीक है। मैंने यहाँ आपको बता दिया। इसमें ही है, गुण संधि में ही है कि अगर ये तो आ के साथ था, अब हम देखते हैं कि ऊ या बड़े ऊ के साथ मेल हो, किसका? ई का। किसका? आ इसके साथ, ऊ प्लस ऊ के साथ किसका मेल हो? इन्हीं दोनों का, आ का। समझ में आ रहा है? हम आपको फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। अ प्लस ऊ इक्वल टू आ प्लस ऊ इक्वल टू अ प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ। तो क्या होगा मिलके? क्या बनेंगे बेटा? ये सब मिलके बना देंगे ओ। क्या बनेगा बेटा? ओ बनेगा। ये गुण संधि का नियम है बेटा, ओ बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, ठीक है। यहाँ पे अ के साथ ऊ लगेगा तो भी ओ बनेगा, आ के साथ ऊ लगेगा तो भी, बड़ा ऊ लगेगा तो भी ओ बनेगा, और आ के साथ लगेगा तो भी ओ ही बनेगा। मैंने आपको एक ही समझा दिया, अब ऊ का भी आप समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सर्वोत्तम। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम को अगर हम अलग अलग करते हैं तो बेटा क्या होगा? सर्व प्लस उत्तम, ठीक है। सर्व में क्या है? सर्व में भी अ है ना बेटा, क्योंकि र तो आधा है। अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, हो गया ना? हो गया ना? तो ये सर्व प्लस उत्तम बराबर सर्वोत्तम। क्लियर हुआ बेटा? सर्व प्लस उत्तम बराबर सर्वोत्तम। अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ। अब आप एक बड़ा ऊ का भी देख लीजिए, महोत्सव। महोत्सव, महोत्सव में क्या होगा बेटा? महा प्लस उत्सव। महा में क्या है? आ है, प्लस ऊ इक्वल टू ओ। यही नियम मैंने अभी बताया है ना गुण संधि में, कि आ के साथ आ के साथ ई मिलेगा तो ए बनेगा, और अ या आ के साथ ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना बेटा?
इसके साथ गुण संधि में ही एक और आता है कि यदि अ और आ के साथ ऋषि मिले, ऋषि भी क्या है बेटा, स्वर है, ऋषि भी स्वर है, अगर इसके साथ मिले तो क्या बनता है, अर बनता है। ध्यान रखिएगा बेटा हम क्या कह रहे हैं, आ के साथ ऋषि मिले तो अर बनता है। जैसे मैंने इसको बताया वैसे ही इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ प्लस ऋषि इक्वल टू अर, आ प्लस ऋषि इक्वल टू अर। ठीक है ना बेटा, क्लियर। अ के साथ ऋषि मिलेगा तो भी अर बनेगा, आ के साथ ऋषि मिलेगा तो भी अर बनेगा। एनी डाउट। अब इसका भी एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। इसका हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि, देवर्षि में क्या होगा, क्या क्या मिला है बेटा, देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। आपको भी पता है देव, व क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में अ इंक्लूड होता ही आपको पता है। अ प्लस ऋषि इक्वल टू अर हो गया, अर हो गया। यहाँ पे क्या बना है, देवर्षि, देवर्षि। आप बोल के देख लीजिए, अर आ रहा है यहाँ पे, देवर ऊपर लग गया ना, देवर्षि, देव ऋषि, अर वर्ड यहाँ पे आ रहा है, और इसका ऋषि इसका दोनों मिलके क्या हो गया, देवर्षि। ठीक बेटा, क्लियर ना। ये किसके रूल थे कि अ या आ के बाद ई आए तो क्या ए बनता है, अ या आ के बाद ई आए तो ए बनता है, और अ के बाद उ आए तो ओ बनता है। ठीक है, और आ के बाद ऋषि आता है तो क्या बनता है, अर बनता है। ये किसका रूल था, ये गुण संधि का रूल था। किसका रूल था बेटा, गुण संधि का। क्लियर हो गया गुण संधि। बेटा इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमसे संधि फिर से पूछ लीजिएगा। अब हम तीसरा पढ़ाते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ने वाला। ठीक है, सेम बेटा किसी भी चीज का रूल सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसमें भी हम और आ लेते हैं। कह रहा है आ के बाद क्या आए, ए या ए आए। आ के बाद ए आए तो क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, और ओ आए तो ओ बनता है। ओ किसके बाद, इसके बाद, ये यहां से प्लस होगा, आ के बाद ए मिलता है तो ए बनता है, और आ के बाद ओ मिलता है तो क्या बनता है बेटा, ओ बनता है। ठीक है, गुण संधि का नियम अलग था और ये वृद्धि संधि का नियम अलग है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आ के बाद ए आए तो ए बनेगा, ए बनता है। ठीक है, इसी का ही नियम है, किसका, वृद्धि संधि का ही। वृद्धि संधि का ही नियम है कि आ के बाद ओ आए तो क्या बनेगा, ओ आए तो ओ बनेगा। ठीक है बेटा, आ के बाद ओ आए तो क्या बनता है बेटा, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। आ के बाद ए आए तो ए बनता है। ये किसका नियम है, ये वृद्धि संधि का नियम है। जैसे आप इसका पहले इसका ए कैसे बनता है, ए आ के बाद ए आए तो ए बनता है, आ के बाद ओ आए तो ओ बनता है। हम इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि सदैव, सदैव। ठीक है, सदैव में क्या क्या मिला है बेटा, सदा प्लस
एव। सदा में क्या है? आ है, और ए तो ए है, तो मिलके क्या बना? ए की मात्रा, ए बना। ठीक है, ए बना। ये मात्रा आपको पता है ना बेटा, ये किसकी मात्रा है? ये इसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ठीक है, किसके बाद? आ प्लस ए के बाद आ प्लस ए आया, आ प्लस ए इक्वल टू ए बना। सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, यहां पे किसकी मात्रा आ गई? ए की मात्रा आ गई। क्लियर हो गया बेटा? अब हम देखते हैं दूसरा एक और इसी में एग्जांपल देख लीजिए। यहां तो आ का देखा आपने, अब अ का देख लीजिए। हितैषी, इसमें क्या क्या है? हित मतलब भलाई, प्लस एशी, एशी। तो ये क्या हो जाएगा? त में क्या है बेटा? अ है, त में क्या है? अ है, प्लस ए, तो किसकी मात्रा बन जाएगी बेटा? ए की मात्रा। ठीक है, ए। क्लियर? हितैषी क्लियर हो गया। यहां आ के साथ ए मिला, यहां अ के साथ ए मिला, दोनों में क्या बना? ए बना। क्लियर हो गया ये वाला? ये नियम क्लियर हो गया ना? अब हम इसमें अ प्लस आ के बाद ओ प्लस ओ आता है तो ओ बनता है। इसका भी एक देख लीजिए। जैसे आप इसको लिख सकते हैं जलौध। जलौध में हम इसको कैसे तोड़ेंगे बेटा? जल प्लस ओध, जल प्लस ओध। जल में क्या है? अ है, प्लस ओ। यहां पे यही नियम बताया गया है ना बेटा, आ के बाद ओ या ओ आए, तो यहाँ पे हमने क्या लाया है? अ के बाद ओ आया है, तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्लियर? यही नियम ना मैंने आपको यहाँ बताया है। जलौध, जल और औध, यहाँ से अ लिया गया, यहाँ से ओ, दोनों मिलके क्या बन गए? ओ की मात्रा बन गई। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? ये तीनों क्लियर हो गया। अब लास्ट में एक, ये तो अ के साथ था, अब हम आ और ओ के मिला के बता रहे हैं। जैसे महौषध में क्या होगा? महा प्लस औषध, औषध। महा में आ है, प्लस औ। ठीक है, दोनों मिलके क्या बने? औ बने। ठीक है, यहां पे ओ मिला था, यहां पे औ मिला है। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? दोनों क्लियर हो गया। महौषध हो गया, औ बना। अ के साथ ओ मिला, औ बना। आ के साथ औ मिला, औ बना। यही नियम बताया गया ना वृद्धि संधि में। आ के बाद ए आए तो ए बनता है, और आ के बाद ओ आए तो क्या बनता है? ओ बनता है। वृद्धि संधि क्लियर हो गई बेटा? बेटा जब तक आप ध्यान से किसी नियम को नहीं समझेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। आपको खुद भी इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे आप जब मैथ सॉल्व करते हैं ना बेटा, तो 2 से 4 क्वेश्चन खुद लगाते हैं, वैसे ही इसको जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, चीज़ें आसान नहीं होंगी। ठीक है? हाँ, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बिंदास पूछ लीजिए।